जी बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 9 फिज़िक्स की, चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और बेटा इस चैप्टर की एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको हम हल करेंगे, ठीक है? सो वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ये पूछी जा रही है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर jaws of vernier calipers as shown in the figure। जैसे आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि एक सिलेंडर जो है वो हमारे पास, ये जो वर्नियर कैलिपर इस मशीन का नाम है, इस गेज का नाम है। और यहाँ पे क्या है जी, एक सिलेंडर है। इस तरह उन्होंने समझ लें कि इसके अंदर एक सिलेंडर है, तो उसका डायमीटर मालूम करना है। वो पता है कि जिस तरह ये पेन भी एक सिलेंडर है और इसका जो ये वाला एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये क्या होगा, डायमीटर होगा ना। डायमीटर मालूम करना है। जिस तरह ये सिलेंडर होता है ना, ये सिलेंडर लेट्स से दैट मैं यहाँ बनाता हूँ आपके सामने। ये इसकी लेंथ है सिलेंडर की, ये ऊपर से नीचे क्या है, लेंथ है। और डायमीटर क्या है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये डायमीटर होता है, जिसको हम डी से शो करते हैं। तो ये मालूम करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले जो मशीन होती है, पहले ये चेक करनी होती है कि क्या ये ठीक है। जो हमें रीडिंग तो उस वक्त देगी ना, जैसे इंची टेप है, तो उसके अंदर जो रीडिंग है पहले वो देखनी है, और क्या वो सही भी है कि नहीं, इंची टेप उसकी रीडिंग सही। तो डेफिनेटली जो कंपनी बनाती है वो इस बात की गारंटी लेती है कि जो हम इंची टेप बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी जाली इंची टेप बन सकती हैं और उसमें रीडिंग्स खराब, तो आपने जीरो एरर चेक करना होता है, हम जीरो करेक्शन कहते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, जीरो करेक्शन ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल इज शोन इन फिगर। मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपकी 0.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर जो मेन, ये ब्लैक सा आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये मेन स्केल रीडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे इसका फिलहाल तो यहाँ रीडिंग्स नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी रीडिंग्स नजर आ रही है क्योंकि अंदर यहाँ सिलेंडर लगाया हुआ है ना हमने। अगर ये दोनों जॉज आपस में टकरा रहे होंगे तो रीडिंग क्या होगी, 0 सेंटीमीटर होगी। तो वर्नियर डिवीजन कॉन्साइडिंग विद द मेन स्केल 7 डिवीजन। और पहले जो मशीन आती थी उसमें ये नहीं होता था। ये जो डिजिटल मशीन है, पहले जो मशीन आती थी उसमें यहाँ पर भी एक स्केल होता था, कोई इनकी रीडिंग्स आपस में कोलाइड करती थी। जरा मेन स्केल, ये मेन स्केल है ये वाला, तो इसकी जो रीडिंग होती थी, और फिर ये वर्नियर स्केल होता था यहाँ पे, मतलब जो छोटा सा स्केल होता था, दोनों की रीडिंग्स आपस में टकराती थी। तो आप कह लो कि अभी तो ये डिजिटल हो गया, ये फिलहाल जो दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल उसकी 7th डिवीजन जो है वो आपस में कॉन्साइड कर रही थी, यानी लेट्स से दैट कि ये जो रीडिंग है, किसकी रीडिंग है, जो स्केल आप ऊपर घुमा रहे हैं इस मेन स्केल के ऊपर, और ये नीचे जो स्केल है, ये बेसिकली मेन स्केल है, ठीक है, इसके अंदर जो रीडिंग है। तो यहाँ से जो इन दोनों ही लाइनें आपस में मैच कर रही हैं, यहाँ से वो कौन सी लाइन है, 7th लाइन है, ये आपने याद रखना, इसलिए यहाँ पे 7 DIV लिखा हुआ है। डेफिनेटली वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 0.01 सेंटीमीटर जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल 0.07 सेंटीमीटर। अब जीरो एरर तो कोई निकला नहीं था, तो उसमें जमा कर देंगे। अगर एरर होता भी है तो फिर एरर में ये वाली रीडिंग जमा करनी होती है, ठीक है। पर एरर कोई निकला नहीं था तो हमने जीरो में ही जमा कर देना, जीरो आंसर तो सेम ही रहेगा। तो अब हमारे पास जीरो करेक्शन क्या आ रही है, दैट इज -0 पॉइंट, यानी ये जो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमने जीरो करेक्शन कर ली, ठीक है। ऊपर हमारा टॉपिक ये था ना, जीरो करेक्शन करना, तो ये आंसर से हमने ये वैल्यू निकाल देनी है जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो है वो निकालना है। तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास क्या आ रही है जी, 2.2, यानी मेन स्केल के ऊपर ये रीडिंग आ रही है, जो स्केल है ना ये वाला मेन स्केल, इसके ऊपर रीडिंग क्या दे रहा है वो आपको, जो कॉन्साइडिंग हो रही है, तो पता लग रहा है कि 2.2 रीडिंग आ रही है। 2.2 रीडिंग जो है वो आप निकाल लेंगे। ये प्रैक्टिकल काम है ना करने के लिए, खाली आपको यहाँ से डाटा नहीं समझाया जा सकता। तो ये कोई मशीन हो मेरे पास तो मैं आपको करके सारा दिखा दूँ, पर बता रहा हूँ आपको कि 2.2 रीडिंग आ रही है। उसके बाद वर्नियर डिवीजन कॉन्साइड जो है, अब हम दोबारा देखेंगे ना, तो वो तो पहले जो देखी थी ना रीडिंग हमने, 7 डिवीजन जो क्रॉस करी थी, वो तो जीरो एरर निकल रहा था, मतलब खाली सिलेंडर नहीं था ना, जॉस के अंदर सिलेंडर नहीं था, खाली था, बंद था ये। लेकिन जब सिलेंडर डालेंगे तो अब रीडिंग क्या है, सिलेंडर डालने के बाद क्या रही, 6 डिवीजन आपस में कॉन्साइड कर रही है, यानी कि ये जो आपस में मिल रही है लाइनें, ये 6th लाइन मिल रही है, पहले 7th मिल रही थी। तो
इसमें हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.1 ये इसका कह लें कि जीरो एरर है। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0.06 आ गया। अब जो ऑब्जर्व डायमीटर मेन स्केल रीडिंग होती है और जो वर्नियर स्केल रीडिंग होती है, उन दोनों को जमा कर देना होता है। जमा कर दिया मैं, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये जो एरर था, जीरो करेक्शन थी, वो 0.07 आई थी, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, तो वो उसमें से माइनस कर देनी है, तो आपको आंसर आ गया। यही करना था ना, यही बताया था ना आपको कि जो ये आंसर होगा वो माइनस कर देंगे ना, उसको हम किससे आंसर माइनस कर देंगे, जो मेन स्केल की रीडिंग आएगी, जो सिलेंडर डालने के बाद आएगी। हो गया, तो यही आंसर है, बस यही बताना था, आपने डायमीटर बताना था। कह रहा है कि द करेक्ट डायमीटर ऑफ द गिवन सिलेंडर इज फाउंड टू बी वर्नियर कैलिपर इज 2.1 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमने डायमीटर निकाला है इसका, ये निकाल दिया इसने, मशीन ने निकाल के दे दिया हमें। क्या निकाल के दिया है, निकाल के दिया है 2.19 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इसका जवाब है। तो ये हमारी पहली एग्जांपल थी। अब चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। तो बेटा दूसरी एग्जांपल करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये भी एक डिवाइस है जो कि हमें जो है ना और मतलब प्रिसाइज रीडिंग्स देती है। इसे हम स्क्रू गेज कहते हैं। ये कह लो कि ये ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स देती है, मतलब बारीक चीज़ों को, उनका डायमीटर, उनकी लेंथ, उनकी डेंसिटी बताती है। पेज नहीं होता जो आपको, इसमें ये पेज है, पेज का क्या थिकनेस है आपको पता है। जो आप कभी पेज पकड़ते हैं कोई कापियों के, रजिस्टरों के, तो कभी आप कहते हैं जी ये तो हल्का सा पेज है जी, ये मोटा अच्छा पेज है। तो वो ये चीज़ें मशीनों से भी बताई जा सकती हैं, मशीनें उनका थिकनेस बताती हैं। तो समझ लें कि स्क्रू गेज जो है ये एक अच्छी मशीन है, ये प्रिसाइज है, ये 1 मिलीमीटर तक आपको बता सकती है, यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक आपको थिकनेस बता सकती है। ये अच्छी मशीन है। इसके ऊपर एग्जाम्पल उन्होंने लिखी है। क्या एग्जाम्पल लिखी है उन्होंने, यही बताया कि जो स्क्रू गेज की मदद से आपने क्या बताना है, डायमीटर बताना वायर का। वायर आपके सामने, आपको पता है ना, वो आपके बॉल पॉइंट से भी एक वायर स्प्रिंग सा होता है, निकल आती है, तो कितनी बारीक सी वायर होती है, तो उसका क्या बताना, डायमीटर बताना है, यानी उसका भी डायमीटर, यानी कि वो बारीक सी तो एक वायर है, उसका डायमीटर निकाला तो और मुश्किल काम है ना, तो उसका डायमीटर भी ये निकाल के दे सकती है आपको। तो ये इसका फायदा है। डायमीटर ऑफ द गिवन वायर कैन बी फाउंड है। सबसे पहले हमने आपको ना मशीन चलानी आनी चाहिए, मतलब ये जो स्क्रू गेज है, ये अगर आपको चलाना आता होगा तभी तो आप डायमीटर निकाल के दे सकते हैं इसको। तो इसके ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको आपने फॉलो करना है, और ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, टोटल 6 स्टेप्स हैं, तो फिर ही आप डायमीटर निकाल सकते हैं। तो बहरहाल ये तो मशीन आपने अपने टीचर से कहना लैब में जाकर ना, कि आपको बताए सारे ये स्टेप्स कैसे इसको करते हैं। तो हम तो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल को हल करने आए हैं, तो वो हम करते हैं। जीरो करेक्शन निकालनी होती है। जीरो करेक्शन जो है निकालने का मेथड ये है कि मेन स्केल रीडिंग 0 mm आ रही है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग ये समझ लें कि ये सर्कुलर स्केल वाली जो घूम रही होती है, ठीक है, ये ऐसे घुमाओ ना तो ये घूमती है, और ये वाली जो है वो मेन स्केल है, ये जो आप छुपी हुई ना अंदर, छुपी हुई आगे चले जाओगे तो अंदर से और नज़र आ रही होती है। ये देखो, यहाँ पे भी एक बता रहे हैं, तो ये आपने लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है जी, मेन स्केल रीडिंग जो है वो तो आ रही है 0। ठीक है, वो ये 0 आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 24 आ रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 से। ये एरर है, एरर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये मिलीमीटर में है, वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, जो वर्नियर स्केल बताया था ना मैंने आपको, याद होगा, ये देखो ये सेंटीमीटर में है, 0.01 सेंटीमीटर में है, जबकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिलीमीटर में। तो आपने ये कर लेना। उसके बाद क्या होगा जी, आपने जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज को क्या करना है, आपस में दोनों को प्लस कर लेना है। सो प्लस करने के बाद 0.24 मिलीमीटर जो है आपके पास निकलेगा। जीरो एरर, जीरो करेक्शन कर रहे थे ना आप, तो एरर निकला है। ये मतलब ये आपने क्या करना है, या तो प्लस कर देना है जो आंसर होगा, या तो उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो डायमीटर क्या निकालना है, वायर का मसला तो वहीं पे है, हमने डायमीटर निकालना है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर है। व्हेन द गिवन वायर इज प्रेस्ड द स्टड एंड स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज, यानी कि जब आप इसमें वायर लगा देते हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी ये 1 मिलीमीटर आती है। ठीक है, अच्छा, अब 1 मिलीमीटर अगर आ जाती है तो फिर वो जो आपकी एक तो ये स्केल है ना, ये मेन स्केल है यहाँ पर, ये वाला स्केल मेन है। ये वाला कौन सा स्केल है, सर्कुलर स्केल है। यहाँ की रीडिंग जो आती है सर्कुलर स्केल की, जो रीडिंग आती है मतलब जो से आपस में कॉन्साइड कर रही है, आपस में टकरा रही है, तो क्या आती है वो 85th डिवीजन आती है। ठीक है, तो वहाँ से दोनों को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 0.85 मिलीमीटर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, डायमीटर आपको निकालना है। तो डेफिनेटली अब आप क्या करोगे, 1 मिलीमीटर को प्लस कर दोगे, जो कि अभी आपने निकाली है, मेन स्केल और
वर्नियर स्केल, वर्नियर कह रहा हूँ, स्केल इसकी जो है सर्कुलर स्केल कह लो आप। मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकाली ना आपने 0.85, तो उससे आपने 1 के साथ मल्टी प्लस कर देना, प्लस कर दिया आपने 1.85 आ गई। आप मुझे ये भी सवाल कर सकते हो सर कि ये जो 1 मिलीमीटर है ये आपने कैसे लगा ली, ये वैल्यू कहाँ से लगाई है आपने? ये मेन स्केल पे हमें पता लग रही थी ना, मेन स्केल की रीडिंग तो 1 मिलीमीटर थी, और डिवीजन जो सर्कुलर स्केल की थी वो 85 थी। 85 में से हमने एरर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। तो फिर अब जो मेन स्केल की वैल्यू होती है और सर्कुलर स्केल की वैल्यू होती है, दोनों को प्लस करना होता है ना, दोनों को फिर प्लस कर दिया, फिर ये है ना आंसर हमारे पास। उसके बाद फिर जनाब जब आपके पास ये आंसर आ गया तो डेफिनेटली वो अब हमने एरर जो आया था वो भी तो निकालना है ना, पीछे 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 हम कैलकुलेशन कराई थी ये वाली, ये प्लस माइनस कहा था ना करना है, जो आंसर आएगा हमारे पास। तो जो आंसर आया है उसमें से क्या कर लेना हमने, प्लस माइनस कर लेना। तो यहाँ माइनस ही कर लेते हैं, अभी फिर डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ जाएगा। तो डायमीटर जो वायर का वो निकल आया, माइनस करना है आपने, प्लस नहीं करना। तो ये माइनस कर लिया आपने, 1.61 मिलीमीटर जो है आपके पास सेकंड एग्जांपल का आंसर आ गया। चलो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बट स्टोरी तो खत्म नहीं हुई अभी। एग्जांपल जो है ना इस पूरे चैप्टर की, ये हैं एग्जांपल्स टोटल 4, ठीक है। तो अभी हम तीसरी एग्जांपल जो है वो करते हैं, ठीक है। ये तीसरी एग्जांपल है। अब ये क्या कहता है जी, फाइंड द मास ऑफ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, इसकी वजह से छोटे से पत्थर का वजन निकालना है। आपको पता है ये सुनहरियों के पास होता है, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, जो सोने का काम करते हैं, उन्होंने छोटे छोटे पत्थर का ही वजन करना होता है। तो ये अब तो उनके पास डिजिटल मीटर्स आ गए, पहले ये होते थे। क्या कहते हैं इसको, फिजिकल बैलेंस। क्या कहते हैं? तो बस वो आपको ये भी एग्जांपल आपको मशीन एडजस्ट करने का तरीका बता रही है कि कैसे आपने एडजस्ट करनी है। तो फाइंड द मास ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस, इसमें ये है। तो कैसे करना है जी, पहले एडजस्ट द लेवलिंग ऑफ स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू द लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिकल बैलेंस। फिर क्या करना है जी, रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द रेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज, यूज द बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड ऑफ द बीम, ब्रिंग द पॉइंटर एट द जीरो पोजीशन। तो ये मतलब ये जो हमारे पास ये इसकी नॉब होती है ना, ये सेंटर में यहाँ लानी होती है। नॉब हिल के इस तरफ जाती है, इस तरफ जाती है, तो हमें बताती है कि वजन किस तरफ आ रहा है। फिर उसके बाद ये थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है, turn the resting knob to bring the beam back on the support, place the given object stone on its left pan। फिर वो लेफ्ट पैन में आपने रख दिया जो वजन वगैरह होता है। सो प्लेस द सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज, और फिर यहाँ पे वजन भी रखना था ना, जितना वजन करना है उसका। तो फिर जब वो सेंटर में आ जाएगी तो फिर वजन बराबर हो जाएगा ना, फिर वो जो वजन आप डाल रहे हो यहाँ पे, तो उतना ही वजन अगर ये सेंटर में आ जाती है तो फिर डेफिनेटली उतना ही वजन है ना। अगर इसमें 2 ग्राम का आपने वजन डाला है, तो यहाँ पत्थर अगर इसमें डाला हुआ है आपने, तो यहाँ पे ये लाइन सेंटर में आ जाती है, जीरो पे आ जाती है। तो फिर क्या समझाती है आपको कि भाई ये 2 ग्राम का ही पत्थर है, जो सोने का पत्थर है, जिस चीज़ का भी ये वायर है। आपके जो पेन पेन की निब नहीं होती छोटी सी, ये भी डाल दो इसके अंदर, तो ये इसका वजन क्या होता है ये भी बता देता है। इतना ये स्मार्ट बैलेंस होता है, इसे हम कहते हैं फिजिकल बैलेंस। तो फिर रिपीट कर लें जी, एक दफ़ा एरर निकल आता है तो नोट द स्टैंडर्ड वैल्यू, उसको नोट करके आप इसको बता सकते हैं क्या उसका वजन है। तो बस नोटिस ये करना है कि ये जो जीरो पे आनी चाहिए सेंटर वाली जो लाइन है ना, ये इस पर, ये जो स्क्रीन नज़र आ रहा है ना, इसको घुमा के आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी पड़ा हो फिजिकली, तो मैं आपको करके भी दिखाऊँ। बहरहाल स्टोरी चलती है आगे की तरफ। आखिरी एग्जांपल है आपकी, अब ये इसको कर लेते हैं। आखिरी एग्जांपल में कह रहा है जी, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने निकालने हैं हर वैल्यू की। ये आपके पास 3 वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जब लगाते हैं तो उसके पहले 2 होते हैं सिग्निफिकेंट, लेकिन देखो यहाँ इस केस में आपको 8 आ रहा है ना, पहली 2 वैल्यूज तो 0 है, उसके बाद 8 है, तो अब 3 कर लो। अब यहाँ पॉइंट लगाओगे तो उसके बाद 2 वैल्यूज हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 1 है और 0 है, तो चलो 0 को अहमियत दे दो, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसको समझते हैं, और कैसे समझें अब। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये पहली हमारे पास वैल्यू है ये वाली, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया ना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या है इसमें 3 है, कहते हैं ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसके चारों डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट मान लो। द जीरोस बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट,
1 and 8 are significant. So write the quantity of in scientific notation. We move to the decimal point of two places to left, और फिर हम इस तरह जाएंगे ना, यहाँ लेफ्ट दो डेसिमल प्लेसेस को लेंगे। उसके बाद दूसरे में भी बात हो रही है। अभी ये वाला जो है इसमें देखो, आपने 8 के बाद ये 3 डिजिट्स आए हो ना इधर, आप 5 पॉइंट, ये बीच में 3 डिजिट्स आ गए हैं। ये देखो, तीन तीन डिजिट्स आ गए ना, ये 1 2 3, ये सारी बात है। ये आपने इसको लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे कह रहे जी कि द फर्स्ट टू जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर यूज टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट, द डिजिट्स आर 5 8 एंड द फाइनल जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें आप पॉइंट यहाँ जब लगा रहे हो तो 5 8 और 0 जो है ये सिग्निफिकेंट है, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है इसमें। उसके बाद ये भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना, एक्सप्रेस कर देना है। तो यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो जो 4 डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट समझ लो, सारे लिख लो। So the final zero is significant. It becomes after the decimal point. The zero between last zero is 1 and also significant because it comes between the significant figures. Thus the number of the significant figures is in this case is 4. यहाँ पे चार values ही significant मान लो. So it can be written as इस तरह आप बोल सकते हैं। तो पहले बच्चों ये हमारे पास चार एग्जाम्पल थी, होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। 16 मिनट का लेक्चर था आपका। तो आगे न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं आपको, सारे करवाए हुए हैं न्यूमेरिकल्स। अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप क्लिक करें, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। ये थंबनेल आपको नज़र आ रहा है अभी, इस पर क्लिक करें तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, अभी यही था। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स हल करते हैं आपके साथ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी हल किया हुआ है, उसको भी देख लें आप। एमसीक्यूज को भी हल किया हुआ है, उनको भी देख लें आप। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ज़्यादा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।